कविता की जेठानी मीना एक सप्ताह के लिए अपने मायके जाने को हुई तो उसे विदा करने के लिए सास कमरे से बाहर ही नहीं निकली। कविता बोली, भाभी जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपका साथ और सहारा नहीं होगा तो कैसे मैं यहाँ पे रहूँगी। सिर्फ 4 महीने पहले इस घर में बहू बनकर आई कविता की आंखों में डर और चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे कि वह अपनी जेठानी के बिना सासू माँ के साथ कैसे रहेगी। तभी मीना ने उसे प्यार से समझाया कि यदि वे चुभने या बेइज्जत करने वाली कोई भी बात कहे तो तुम उस पर ध्यान मत देना, चुप रहना। झगड़ा करके तुम उनसे जीत कभी नहीं सकोगी। कविता बोली, भाभी, अगर सामने वाला अब तुम्हारी बेइज्जती करता ही चला जाए तो कोई कब तक चुप रहेगा। मीना बोली, उस स्थिति में तुम वह करना जो मैं करती हूँ। जब तंग आकर तुम जवाब देने को मजबूर हो जाओ तो गुस्से से पागल हो इतनी जोर से चिल्लाने का अभिनय करना कि सासू माँ जी की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाए। उन्हें चुप कराने का बस यही एक तरीका है कि उनसे ज़्यादा जोर से गुर्राओ। अगर उनके सामने रोने धोने की गलती करोगी तो वे तुम पर पूरी तरह से हावी हो जाएंगी। अपनी देवरानी को ऐसी कई सारी सलाहें देने के बाद मीना अपने बेटे के साथ स्कूटर में बैठकर बस अड्डा चली गई। कविता अंदर आकर दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में घुसी ही थी कि उसकी सास आरती वहीं पर पहुंच गई। उफ, इस मीना जैसी बददिमाग और लड़ाकी बहू किसी दुश्मन को भी ना मिले। अब सप्ताह भर तो चैन से कटेगा। यह कहते हुए आरती ने अपनी छोटी बहू से बातें करनी शुरू कर दी। आरती लगातार मीना की बुराइयां करती रही। बहुत सी पुरानी घटनाओं की यादों को दोहराते हुए उन्होंने उसके खिलाफ जहर उगलना जारी रखा। कविता ने जब चुप रहकर वार्तालाप में कोई हिस्सा नहीं लिया तो आरती नाराज होकर बोली, अब तू क्यों गूंगी हो गई है बहू? मुंह फुलाकर घूमने वाले लोग मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते। आप बोलकर अपना मन हल्का कर लो मम्मी। मेरे मन में भाभी के लिए कोई शिकायत है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। कविता का यह जवाब सुनकर आरती और भी चिढ़ उठी थी। आरती वैसे कविता के घर वालों को कुछ ज़्यादा भाव देती थी। उसके माता पिता की जाति उनसे ऊंची भी थी और वे सब इंग्लिश मीडियम के पढ़े थे, जबकि अरुण और उसका बड़ा भाई हिंदी मीडियम स्कूल से था। फिर भी कविता और उसके घर वाले आरती को पूरा सम्मान देते थे। आरती को एहसास था कि जरा सी जाति ऊंची हुई नहीं कि बच्चे अगर अंग्रेजी मीडियम में गए नहीं कि उनके नाक हमेशा ऊंची हो जाती है। आटा गूंथने का काम बीच में रोककर वे उसे तीखी आवाज में सुनाने लगी, अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलकर इस घर की सुख शांति को ज़्यादा बिगाड़ने में सहयोग मत दो बहू। अगर बड़ी की इज्जत नहीं करोगी तो तुम भी कभी सुखी नहीं रह पाओगी। अपनी जेठानी की नसीहत को याद कर कविता ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा और सब्जी काटने में लग गई। अकेले ही बोलती हुई आरती आजकल की बहुओं को देर तक भला बुरा कहती नहीं। भाभी होती तो 1 मिनट में इन्हें दोगुना ज़्यादा बातें सुनाकर चुप करा देती। पूरे 7 दिन मैं अकेले कैसे झेलूंगी इन्हें। ऐसे ही विचारों में उलझ कविता चुप रहकर अपना खून फूंकती रही। कविता ने जब तक आलू गोभी की सब्जी तैयार करी तब तक आरती ने पराठे सेक डाले। उसने अपनी सासू माँ के साथ खाना न खाने के लिए भूख न होने का बहाना बनाया, पर आरती ने बड़े हक से दोनों का खाना इकट्ठा परोस लिया था। खाना खाते हुए आरती ने कविता के मायके वालों को वार्तालाप का विषय बनाया। वे उनके बारे में हल्की फुल्की बातें कर रही थी। थोड़ी ही देर में कविता अपनी नाराजगी भुला उनके साथ खुलकर हंसने बोलने लगी। भोजन समाप्त कर वह आराम करने के लिए अपने कमरे में आकर लेट गई। आंख लगने से पहले एक बात सोचकर उसके होठों पर व्यंग भरी मुस्कान उभरी थी कि मुझे अपनी तरफ करने को आज सासू माँ कितना मीठा मीठा बोल रही थी, लेकिन उनकी सारी चालाकी बेकार जाएगी क्योंकि असल में तो उनके मन में अपनी दोनों बहुओं के लिए इज्जत और प्यार है ही नहीं। शाम को आरती ने अपनी छोटी बहू कविता के लिए स्विगी से गर्म समोसे और चाय मंगवाई। आरती ने अपने मोबाइल पर सारे ऐप डाउनलोड कर लिए थे और बेटे के कार्ड से कनेक्ट था, इसलिए पेमेंट की कोई दिक्कत तो थी नहीं। चाय पीते हुए जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू के खिलाफ कविता के कान भरने की कोशिश जारी रखी तो कविता का मन अंदर से खिन्न सा बना रहा। कुछ देर बाद आरती ने अपनी बेटी और दामाद के बारे में बोलना शुरू किया। आजकल मनोज ज़्यादा पीने लगा है और पीकर अंजू से झगड़ा भी बहुत करता है। मैं सोच रही हूँ कि परसों उन्हें डिनर पर बुला लूँ। अरुण और तुमसे मनोज की अच्छी पड़ती है।
तुम दोनों उसे समझाना कि वह शराब कम पिया करे। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए तेज तर्रार आरती असहाय और दुखी सी नजर आ रही थी। जितनी फिक्र इन्हें अपनी बेटी की है, उतनी अपनी बहुओं की क्यों नहीं करती। तेज माँ की तेज बेटी, दुख तो पाएगी ही। ऐसी बातें सोचते हुए कविता ने अपने आप को जब ज़्यादा खुश महसूस नहीं किया तो मन ही मन उसे हैरानी हुई। अंजू दीदी अगर अपना गुस्सा कुछ कम कर लें तो जीजा जी के ऊपर बदलने के लिए दबाव बनाना आसान हो जाएगा। मम्मी, कविता के मुंह से निकले इस वाक्य के साथ सास बहू के बीच अंजू के घर परिवार की सुख शांति को लेकर लंबा वार्तालाप शुरू हो गया। उस रात सोने से पहले कविता को शादी के बाद गुजरे 4 महीनों में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी कठोर और निर्दयी नजर आने वाली सास अपनी बेटी के दुख में दुखी होकर आंसू भी बहा सकती है। उस समय पहली बार उसने खुद को अपनी सास के काफी नजदीक भी महसूस किया। सास बहू के संबंधों में अगले दिन से लगातार सुधार होने लगा। अपने पति, जेठ और ससुर को ऑफिस भेजने के बाद कविता ने आराम से अपनी सास के साथ बैठकर नाश्ता किया। एक के बजाय दोनों ने 2 बार चाय पीने का लुत्फ भी उठाया। फिर कपड़े धोने की मशीन लगाने का काम दोनों ने इकट्ठे किया। दोपहर के खाने में आरती ने अपनी बहू को गोभी के पराठे बनाने सिखाए। खाना दोनों ने सीरियल देखते हुए खाया। खाना खाने के बाद कविता सोफे पर और आरती तख्त पर आराम करने को ड्राइंग रूम में ही लेट गईं। दोनों में से किसी का भी मन अपने कमरे में जाकर बंद होने का नहीं था। शाम को दोनों सब्जी खरीदने साथ साथ रिलायंस फ्रेश गई। आरती ने अच्छी और सस्ती सब्जियां खरीदने की कला सिखाते हुए लंबा सा लेक्चर कविता को दिया, पर कविता को उनकी बात उस शाम बुरी नहीं लगी। उस रात सास बहू को घुल-मिल कर बातें करते देख कविता के पति अरुण ने उसे छेड़ा भी। माँ ने तुम्हें ऐसा क्या लालच दिया है जो इतनी मीठी बोलने लगी हो तुम उनसे? यह चमत्कार कैसे संभव हो रहा है मैडम? इसमें कोई चमत्कार वाली बात ही नहीं है जनाब। मुझे अपनी तरफ करने को आपकी माताजी मुंह में गुड़ रखकर मुझसे बोल रही हैं। मीना भाभी को अलग थलग कर देने के लिए उनकी तरफ से यह सारा नाटक चल रहा है। कविता ने शरारती अंदाज से मुस्कुराते हुए अरुण को जानकारी दी। किसी भी बहाने सही, पर इस घर में सुख शांति का माहौल तो बना। अरुण ने कविता को कहा, जानती हो कविता, तुम तीनों के रोज शाम को सूजे मुंह देखकर दिमाग भरना जाया करता था। अभी कितना अच्छा लग रहा है। कविता बोली, भाभी के लौटने पर स्थिति फिर से बदल जाएगी। सास बहू को प्यार से आपस में हंसते बोलते देखने का मजा बस कुछ ही दिनों का है। आप इसे इस घर में इसका लुत्फ उठा ले। अपने इस मजाक पर कविता खुद ही ठहाका मारकर हंसी तो अरुण बुरा सा मुंह बनाकर बस जरा सा मुस्कुराया। अगले दिन शाम को अंजू और मनोज के साथ सबका समय बहुत अच्छा गुजरा। आरती अपनी छोटी बहू की तारीफ करने का कोई मौका ही नहीं चुकी थी। ननद भाभी पहली बार खुलकर खूब हंसी बोली। माँ बेटी दोनों ने कविता का काम में पूरा हाथ बटाया। अगले दिन आरती ने कविता के साथ एक सहेली की तरह गपशप करी। उन्होंने अपनी सास के बारे में बहुत सी कहानियां उसे सुनाई। अपनी सास के सामने मैं जोर से सांस भी नहीं ले सकती थी बहू। सुबह 4 बजे उठकर हाथ से नल से 20 बाल्टियां पानी भरना पड़ता था। फिर नहा धो कर 8 आदमियों का नाश्ता और खाना बनाना होता। घर का काम देर रात तक खत्म होता। तारीफ के शब्द सुनने की बात तो दूर रही, घर के छोटे बड़े मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। वे लोग तब हाल ही में गांव से कस्बे में आए थे और आरती की सास यानी अरुण के दादा दादी रीति रिवाज मानो संदूक में पैक करके ले आए हो। आरती को एडजस्ट करने में बहुत समय लगा था। आरती ये बातें इस अंदाज में सुना रही थी मानो अपने ससुराल वालों की बड़ाई कर रही हो। कविता ने भी शादी से पहले अपनी जिंदगी में घटी कई दिलचस्प घटनाएं आरती को सुनाई। इसमें कोई शक नहीं कि सास और बहू इस एक सप्ताह में एक दूसरे के काफी करीब आ गई थी। मीना की वापसी होने से एक दिन पहले आरती ने कविता को अकेले में अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से समझाया, कविता तुम स्वभाव की बहुत अच्छी और समझदार औरत हो। बहू बस तुम मीना के बहकावे में मत आना। उसकी शह पर जब तुम मुझसे बहस और झगड़ा करती हो तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। उसकी तरह अगर तुमने भी मेरी बेइज्जती करने की आदत डाल ली तब मेरी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी। मम्मी आप प्लीज आंसू मत बहाओ। उनके लौटने पर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि घर का माहौल हंसी खुशी से भरा रहे।
अपनी सास को ऐसा दिलासा देते हुए कविता की आंखों में भी आंसू भर आए। उस रात कविता को जल्दी से नींद नहीं आई। कुछ सवाल लगातार उसके मन में चक्कर काटे जा रहे थे। नजदीक से जानने का मौका मिला तो मेरी सास दिल की वैसी बुरी जरा भी नहीं निकली जैसे मैंने उन्हें अब तक समझती आई थी। मीना भाभी तो पहले दिन से ही मेरे हित और खुशियों का ध्यान रख रही है। जब इन दोनों के दिल में कोमल भावनाएं मौजूद हैं तो इनके आपसी संबंध इतने ज्यादा खराब क्यों है? मेरे दिल में सासू माँ जी को लेकर जो गुस्सा, नफरत और डर बैठा था वह सप्ताह भर में किन कारणों से गायब हो गया। घर में बना सुख शांति का माहौल क्या मीना भाभी के लौट आने पर फिर से बरकरार नहीं रखा जा सकता? ऐसे सवालों के सही उत्तर पाने के लिए कविता ने देर रात तक अपना माथा पच्ची करी। अगले दिन रविवार की सुबह मीना अपने बेटे के साथ सुबह 10 बजे के करीब घर लौटी और घंटे भर बाद ही आरती और उनके बीच तेज लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी बहू मीना की कमर में सफर के दौरान झटका लग जाने से दर्द हो रहा था। वह काम में लगने के बजाय जब अपने कमरे में जाकर लेट गई तो आरती ने उसे बहुत सारी जली कटी बातें सुना दी। जब ससुर और जेठ ने अपनी अपनी पत्नी को ऊंची आवाज में बहुत जोर से डांटा तब कहीं जाकर घर में शांति कायम हुई। आरती ने रसोई में आकर कविता से मीना की बुराई शुरू कर दी। बहू, देखा कितनी लंबी जबान है इसकी, मैंने इसे घर से अलग करने का फैसला कर लिया है। कविता ने कोई प्रतिक्रिया दर्शाने के बजाय उनसे सहज स्वर में पूछा, मम्मी आज अरहर की दाल बना ले क्या? देख लेना बहू, एक दिन टेंशन के कारण मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी। कविता बोली, आप इस पतीले में दाल निकालो, तब तक मैं दही जमा लेती हूँ। आरती ने एक बार को तो उसे गुस्से में घूरा, पर फिर कड़वे शब्द मुंह से निकाले बिना डब्बे से दाल निकालने के काम में लग गई। शायद नाराज होने के कारण उन्होंने अपनी छोटी बहू से फिर कोई बात ही नहीं करी। कविता जब कुछ देर बाद चाय का कप लेकर मीना के कमरे में गई तो उसने आरती के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पता नहीं कब इस खूंखार औरत से हमारा पीछा छूटेगा। मुझे एक वक्त का खाना खाना मंजूर है, पर मैं अब इस घर में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहूंगी। यह सुनते हुए भी कविता ने वार्तालाप का विषय बदल दिया। अब गुस्सा थूक कर यह बताओ भाभी कि आप मेरे लिए क्या लाई हो? मीना बोली, इन्हें बहुत घमंड है अपनी धन दौलत का, पर मुझे इनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। कविता ने कहा, आप कहीं घूमने भी गई या सारा समय घर पर ही रही? अभी मुझसे कुछ मत पूछ कविता, तुम्हारे पास दर्द की गोली पड़ी हो तो देना, शाम को मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलोगी क्या? कविता बोली, जरूर चलूंगी भाभी, आप चाय पीना शुरू करो, मैं आपके लिए गोली लेकर आती हूँ। कविता को मीना ने अजीब सी नजरों से देखा। उन्हें अपनी देवरानी बदली सी लगी थी। वह उसमें आए बदलाव को समझकर कुछ कह पाती उससे पहले ही कविता कमरे से बाहर आ गई। आरती और मीना ने बहुत कोशिश करी, पर कविता के मुंह से किसी की तरफदारी करते हुए एक शब्द भी नहीं निकला। इस कारण वे दोनों ही शाम तक यह सोचकर उससे नाराज नहीं कि वह हाँ में हाँ ना मिलाकर दूसरी पार्टी की तरफ हो गई है। आरती और मीना के बीच उस दिन कई बार झड़प हुई, पर कविता का मन जरा से भी तनाव का शिकार नहीं बना। पहले की तरह न उसे सिरदर्द ने सताया, न भूख ने और न ही नींद पर बुरा असर पड़ा। शाम को मीना भी काम में हाथ बटाने के लिए रसोई में आ गई। वह और आरती दोनों ही उसे संबोधित करते हुए बातें कर रही थी। एक ही अनुपस्थिति में जब दूसरी उसकी बुराई करना शुरू करती तो कविता फौरन ही बात को किसी और दिशा में मोड़ देती। उसके इस बदले व्यवहार की बदौलत रसोई में आरती और मीना के बीच टकराव की स्थिति विस्फोटक नहीं हो पाई। कुछ देर बाद तो वे दोनों आपस में सीधे बात भी करने लगी, तो उनकी नजरों से छिपकर कविता प्रसन्न भाव से मुस्कुरा उठी। पिछली रात देर तक जागकर वह जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी उस पर उसने आज का नतीजा देखकर सही होने का ठप्पा लगा दिया। आपसी झगड़े बहुत कम देर तक चलते हैं, पर उनकी चर्चा कितनी भी लंबी खींची जा सकती है। हर वक्त ऐसी चर्चा करते रहने से मन में उनकी यादों की जड़ें मजबूत होती जाती हैं। इस कारण मन में दूसरे व्यक्ति के लिए झगड़ा समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक वैरभाव बना रहता है और नया झगड़ा शुरू होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह की चर्चा करने में कहने और सुनने वाले को आनंद तो बहुत आता है, पर यह आनंद आपसी संबंधों के लिए जहरीला साबित होता है।
जब भी मेरे सामने ऐसी चर्चा होगी मैं फौरन कोई और बात आरंभ कर दिया करूंगी। मेरे इस व्यवहार के लिए मुझे कोई भला कहे या बुरा, मुझे परवाह नहीं। ऐसा फैसला करके कविता देर रात को सोई और आज अपने मन को प्रसन्न व हल्की फुल्की अवस्था में पाकर वह अपने फैसले पर उसके सही होने की मुहर पूरे विश्वास के साथ लगा सकती थी। जब वह उसने दोनों के बीच कुछ भी नहीं बोला तो फिर वे दोनों खुशी खुशी भी रहने लगी, क्योंकि अगर वो शिकायत करती भी तो किससे करती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।